कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। हाँ जी सर। लॉजिक आपको ज्यादातर को याद ही होगा कि अमोनिया वाटर का मिक्सचर को हमने ऑब्जॉर्वर से जनरेटर में लेके वहां पे हीट किया, अमोनिया वेपर्स आए, फिर वो आगे कंडेंसर में गए, फिर एक्सपेंशन वाल्व में, इवेपोरेटर में फेज चेंज करके और कूलिंग हो गई वहां पे, और जो हमारे वेपर है रेफ्रिजरेंट गैस के वो कहाँ पे आ गए, अब्जॉर्वर में। ठीक है ना। तो ये साइकिल कंटिन्यूस चल रही है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जनरेटर में जा रहा है और उसमें से अमोनिया वेपर जब सेपरेट हो जाते हैं वो वीक सोल्यूशन होता है, वो रिटर्न डक्ट से अब्जॉर्वर में आ गया। ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये डायग्राम बनानी थी आपको। फिर नेक्स्ट एक आया था इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर। ठीक है, डायग्राम विजिबल है सबको? यस सर। यस सर, ये यही 3 बनाया लिक्विड था सिस्टम सर, होता था नॉर्मल सा। ना, अमोनिया वाटर तो है ही इसमें, एक हाइड्रोजन गैस हम एक्स्ट्रा इसमें सर्कुलेट करते थे वेपोरेटर में टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, उससे कूलिंग ज्यादा होगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी साइकिल की। एक सर आपने वो R70 वो भी उसमें आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा ना, ये भी अटेम्प्ट कर लिया होगा सबने। उसके हाँ जी बाद सर। यस सर। एक आइडल रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या लिखना था, जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, नॉन कोरोसिवनेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन 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 फ्लेमेबल। फ्लेमेबल। इजी डिटेक्शन ऑफ लीक्स, लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी, नो इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है ना। लो विस्कोसिटी, हाई कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये ऐसे कोई 9-10 पॉइंट आपको लिखने थे। फिर आपको एक क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ R717 रेफ्रिजरेंट। R717 किसको कहते हैं हम? अमोनिया को। NH3 अमोनिया। इसकी मैं प्रॉपर्टीज एक बार दोबारा से थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। एक तो ओजोन लेयर को कुछ नुकसान पहुंचाती, इको फ्रेंडली है, इट हैज लो इनिशियल कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट, पाइपलाइन की स्मॉल पाइपलाइन चाहिए होती है, इसके लिए लीकेज आसानी से डिटेक्ट हो सकती है। इट इज अ कलरलेस गैस सर। हाँ, ये चीजें लिखनी थी आपको इसमें। जी जी। फिर इजी मेंटेनेंस है, minimum possibility of fire hazard, non-explosiveness, it is economical, it is colorless, leakage can be easily detected। अब कुछ इसकी ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टीज होती हैं मेल्टिंग पॉइंट, सर मेल्टिंग पॉइंट भी बताया था आपने -78 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, वो भी लिख सकते हो आप। और इसकी कुछ ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, फूड स्पॉइलर है, इरिटेटिंग है, हाईली वॉलेटाइल है, अगर लीक है तो एकदम उड़ जाएगी, मतलब वॉलेटाइल का मतलब जो इजिली इवेपोरेट हो जाती है ना, एक्सप्लोसिव भी हो जाती है अगर एयर के साथ कंबाइंड हो जाए। ठीक है। फिर इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख देनी थी, आइस प्लांट में यूज होती है, कोल्ड स्टोरेज में यूज होती है, और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज होती है, अमोनिया वाटर साइकिल कहते हैं ना उसको। तो इसमें आपको ये चीजें लिखनी थी। एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट्स को एडमिट करना है। एडमिट ऑल पे क्लिक कर दो ना सर, एक्सक्यूज एक मी साथ सर ही जी। हो गया। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? कंडेंसर्स, टाइप ऑफ कंप्रेस। वो तो है, ठीक है। R744 CO2 को कहते हैं। ठीक है ना। इसकी जो बुक में प्रॉपर्टीज दी हैं, एक बार मैं थोड़ा सा आपको वही कॉमन सी है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन एक्सप्लोसिव है, नॉन कोरोसिव है, केमिकली स्टेबल है, नॉट मिसिबल विद ऑयल है। और कुछ इसकी जो डिसएडवांटेज है, इसमें हाई ऑपरेटिंग प्रेशर रिक्वायर्ड रहते हैं। और सेकंड, इसमें कुछ आप लिख सकते हो कि जो कंडेंसर में कूलेंट ही होता है ना, वो काफी लो टेम्परेचर का चाहिए होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। तो ये दो एक इसकी डिसएडवांटेज है। यूजेस कहाँ पे यूज करते हैं इसको? एक तो ड्राई आइस बनाने में यूज होता है ना, ड्राई आइस के जो प्लांट्स होते हैं सॉलिड CO2 वाले। ठीक है ना। एक मैरीन एप्लीकेशंस, मैरीन सर्विस में एयर कंडीशनिंग जहाँ करते हैं शिप्स वगैरह की, वहाँ यूज होती है ये। तो ये आपको 2-3 इसकी एप्लीकेशन याद रखनी है, प्रॉपर्टीज और डिसएडवांटेज। ये R744 CO2 को कहते हैं। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन आया था, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और सेकेंडरी में क्या फर्क है? प्राइमरी तो कोई लेटेंट हीट बेस्ड होते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, फेज चेंज होता है उसमें। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स कौन से होते थे हमारे? जो सेंसिबल हीट पे काम करते हैं और उसमें फेज चेंज नहीं होता। जैसे आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, उसमें एयर होती है ना यूज, ब्राइन सॉल्यूशन है, वो सारे आपके सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स में आते हैं। ठीक है ना। फिर एक मैंने आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ये क्वेश्चंस तो आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे।
एक आपको कंप्रेसर की दी थी मैंने डायग्राम में, कंप्रेसर में आपको सारे ही एक बार दिखा देता हूँ जल्दी। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आपको ये वाली डायग्राम बनानी थी। इसमें बस एयर आ रही है, वो कंप्रेस हो रही है इनलेट वाल्व से। शुरू में इनलेट वाल्व खुला है, पिस्टन जब नीचे जाता है तो अंदर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, अंदर से एयर आएगी, फिर वो क्रैंक हमारा घूम रहा है, ऊपर जाएगा पिस्टन, इनलेट वाल्व बंद है उस टाइम, आउटलेट वाल्व भी बंद है, एयर कंप्रेस होगी, उसका प्रेशर बढ़ गया और वो लास्ट में क्या होगा, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो एग्जिट वाल्व को धक्का देके बाहर चली जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ फ्यूल का कोई रोल नहीं होता क्योंकि इंजन नहीं है, ये आपका रेफ्रिजरेंट गैस की बात हो रही है ना, तो इसमें आपको स्पार्क प्लग वगैरह ना लगा देना जो आपने इंजन में पढ़ा था। ठीक है, बाकी वो सेम ही है डायग्राम। उसके बाद जो कुछ कंप्रेसर्स और कवर करे थे हमने पिछले लेक्चर्स में, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर था। ठीक है ना, इसमें आपकी आई ऑफ इम्पेलर होता है, फिर आपका डिफ्यूजर सेक्शन है, लास्ट में वॉल्यूट केसिंग है। तो ये वाला भी पेपर में आ सकता है, कोई भी एक कंप्रेसर आ जाता है। फिर इस टाइप का कंप्रेसर भी आपने पढ़ा था, स्क्रू कंप्रेसर। ठीक है ना, एक मेल पार्ट दिखाया हुआ है, एक फीमेल, एक क्लॉकवाइज घूम रहा था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक ये बुक में रोटरी भी है सिलेबस में। ठीक है ना, तो रोटर घूम रहा है, एयर आ रही है, वो पॉकेट में फंस जाएगी, वहां कंप्रेस होगी, स्क्वीज होगी, हाई प्रेशर को ब्लैक रंग से दिखाया हुआ है, आउटफ्लो को हाई प्रेशर हो रही है, इनलेट को ये डॉटेड दिखाया होगा। ठीक है, एरोस का दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर ड्यूरिंग कंप्रेशन। फिर ये वेन कंप्रेसर भी पढ़ चुके हो आप। ये ना, इसमें रोटर घूम रहा है, उसमें वेन्स है, वो अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट हो रही है, इन एयर आ रही है, कंप्रेस हो रही है और कंप्रेस एयर बाहर जा रही है। तो सारे कंप्रेसर कोई पर्टिकुलर एक भी आ सकता है, या 10 मार्क्स में कहेगा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा नए टॉपिक पे आ रहे हैं हम। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स। ठीक है ना, तो एक इवेपोरेटर्स में ही बुक में आपका ये बॉटलेट कूलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक टाइप ऑफ इवेपोरेटर ही है, पर इसका मेन पर्पस क्या है कि मिल्क है, वाइन है, वाटर है, उसको चिल करना, मतलब उसका टेम्परेचर लो करना। इसमें डायग्राम में सिंपल मैकेनिज्म ही यूज हो रहा है। देखो, एक तरफ से हम ट्यूबों के अंदर क्या कर रहे हैं, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एंटर करा रहे हैं। ठीक है, और ट्यूब्स में से वो बाहर जाता जाता वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर से हम हॉट मिल्क को घेर रहे हैं ट्यूब्स के ऊपर, और नीचे आता आता जो हॉट मिल्क है वो कोल्ड मिल्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैंने इसका बताया ना, मेन पर्पस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इवेपोरेटर यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ मिल्क, हो सकता है वाइन हो सकता है, और प्योर वाटर भी हो सकता है। तो इस एग्जांपल में मिल्क दिखाया हुआ है, मिल्क का टेम्परेचर हमें डाउन करना है जैसे। तो ट्यूब में हमने लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एंटर कराया, ट्यूबों में से बाहर जाता जाता वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इवेपोरेटर का काम यही होता है ना, उसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा होता है और बाहर जाता जाता वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फिर हम कंप्रेसर में भेज देते हैं रेफ्रिजरेंट को। ठीक है ना, तो अब इसमें ऊपर से हॉट मिल्क घेर रहे हैं, और वो ट्यूब्स के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, नीचे आता आता क्या हो गया, वो कोल्ड मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या हो गया, बॉटलेट कूलर यूज्ड फॉर मिल्क चिलिंग। बना लोगे डायग्राम, ये थ्योरी में ये लिखा हुआ है इसकी, इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप्स अरेंज्ड वन ओवर द अदर कनेक्टेड थ्रू हेडर्स। ठीक है, हेडर्स किसको कहते हैं, कॉमन पैसेज को कहते हैं। जैसे आपने बैबकॉक विलकॉक्स पढ़ा था ना, उसमें एक अपटेक हेडर होता था, एक डाउनटेक हेडर, उसी टाइप का होता है ये। These form a continuous path through which refrigerant flows। ठीक है, इनमें से रेफ्रिजरेंट गैस फ्लो हो रही है, इनलेट में वो लिक्विड फॉर्म में थी, बाहर जाते जाते वेपर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, द लिक्विड chilled is made to flow in the form of thin film over these pipes। अब जो हमारा जिस लिक्विड को हमें चिल करना है, इसमें तो मिल्क है ना, तो उसको थिन फिल्म पाइप के ऊपर से हम स्प्रे कर रहे हैं। देखो, पाइप के अंदर तो रेफ्रिजरेंट है, उसको हम पाइप के ऊपर घेर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लिक्विड नीचे आता आता ग्रेविटी की वजह से ठंडा हो जाएगा हमारा, और निचली ट्रे में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर में भी इंक्लूड कर सकते हो, या अलग से भी आ जाता है, ये कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। एक्सप्लेन विद अ नीट स्केच बॉटलेट कूलर एंड राइट डाउन इट्स पर्पस।
तो ये आपको नोटबुक में एक बार हाथ से ड्रॉ कर लेना, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। इसमें देखो रेफ्रिजरेंट का पर्पस भी हल हो रहा है ना, दो पर्पस हो रहे हैं। हमारा इवेपोरेटर का पर्पस क्या होता है भाई, फेस चेंज करा दें हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट का वेपर में, ताकि वो कंप्रेसर में हमारा वेपर फॉर्म में जाए। तो ये पर्पस हल हो गया। दूसरा हमने क्या पर्पस हल कर लिया, इसमें मिल्क की कूलिंग करा दी, ठीक है ना। हॉट मिल्क एंटर कर रहा था और वो नीचे आता आता ग्रेविटी फ्लो की वजह से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्सपेंशन वाल्व। अच्छा, एक नोटिस आज कल दोबारा भेजा था स्टूडेंट्स को फीस के रिगार्डिंग, तो थोड़ा देख लेना भाई जल्दी है। चलो अभी ये पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ना रिड्यूस करेगा ये। तो पर्पस ऑफ एक्सपेंशन वाल्व में क्या क्या लिखोगे, 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। इट रिड्यूसेस द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिफोर फीडिंग इनटू द इवेपोरेटर। एक्सपेंशन वाल्व हमेशा कहाँ लगा होता है, इवेपोरेटर से पहले, ठीक है ना। फिर सेकंड इसका फंक्शन क्या है, ये रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करता है बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर साइड ऑफ सिस्टम, ठीक है। अगर एक्सपेंशन वाल्व नहीं लगा होगा ना, तो इवेपोरेटर में फेज चेंज नहीं हो पाएगा रेफ्रिजरेंट गैस का। फिर थर्ड इसका जो पर्पस है, इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू इवेपोरेटर एज पर लोड रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अब अगर ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा, इवेपोरेटर में हमें ज्यादा रेट ऑफ फ्लो कराना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट का। अगर लो कूलिंग रिक्वायरमेंट है तो एवरेज फ्लो पे भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है। इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू इवेपोरेटर एज पर लोड रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंशन वाल्व के आपको 3 फंक्शन याद रखने हैं जो मैंने, इट रिड्यूसेस द हाई प्रेशर, ये तो पता ही है ना। एक्सपेंशन वाल्व का मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कंप्रेशन के ऑपोजिट होता है ना, किसी चीज को आप एक्सपैंड करा रहे हो तो प्रेशर तो ड्रॉप होगा ही। तो पहली चीज तो लिखनी है, प्रेशर ड्रॉप होगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, ठीक है ना। और इवेपोरेटर से पहले लगा होता है ये। फिर ये प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है और रेट ऑफ फ्लो को भी रेगुलेट करता है। अगर कूलिंग ज्यादा चाहिए तो रेट ऑफ फ्लो को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, हम ऐसी सेटिंग करेंगे इसकी। अगर कूलिंग नहीं चाहिए ज्यादा तो इसको हम नॉर्मल सेटिंग करेंगे। अब एक्सपेंशन वाल्व के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आज हम 2 टाइप के कवर कर रहे हैं। एक हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व होता है और एक हमारा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, ठीक है। बस आज ये 2 कवर कर रहे हैं हम। अब हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व सिंपल सी वर्किंग है, जैसे आपने लास्ट टाइम बॉयलर माउंटिंग एक्सेसरीज में पढ़ा था ना, जो वाल्व्स होते थे स्टॉप वाल्व, उससे मिलती जुलती है इसकी डायग्राम। देखो हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व क्या है, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको इसकी सेटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको ज्यादा रेट ऑफ फ्लो चाहिए इवेपोरेटर में तो इसकी आप नोजल जो होता है ओपनिंग, उसको आप ज्यादा हैंड से खोल सकते हो। अगर आपको कम रेट ऑफ फ्लो चाहिए तो आप इसकी सेटिंग टाइट कर दोगे ताकि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो इवेपोरेटर में जा रहा है वो कम रेट से जाए, ठीक है। तो इसकी डायग्राम कोई एज सच कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। एक हैंड व्हील लगा हुआ है, एक वॉल स्टेम कहते हैं इसको, पैकिंग यूनिट, पैकिंग इसलिए ताकि लीकेज वगैरह ना हो। एक नीडल वॉल है, नीचे दिख रहा है सबको, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है, नीडल वॉल से हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं आगे जाने से या खोल सकते हैं। अब हैंड व्हील से जब आप ऊपर इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये नीचे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नीडल वॉल ऊपर जा रहा है। अब जितनी नीडल वॉल की ओपनिंग होगी उस रेट से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो आपका इवेपोरेटर में जाएगा, ठीक है। अगर आपको कम फ्लो चाहिए तो आप इसको थोड़ी सी ओपनिंग खोलोगे, अगर आपको ज्यादा फ्लो चाहिए तो आप हैंड व्हील के हेल्प से नीडल वॉल को ज्यादा खोल सकते हो, ठीक है। तो नीचे दिख रहा है आपको लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है और नीडल वॉल की सेटिंग के हिसाब से वो आगे जा रहा है, फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट, ठीक है। वॉल सीट के ऊपर ये रेस्ट करता है और यहाँ छोटी सी ओपनिंग होती है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा ओपनिंग है, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कम भी कर सकते हो ज्यादा भी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा, मैनुअल है या ऑटोमेटिक है? हाँ जी, ये मैनुअल है सर। मैनुअल है सर जी। तो उसका नाम क्या रख दिया, हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन वाल्व, एक्सप्लेन हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, या जनरली क्या कह देता है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स। तो उसका थोड़ा आपने स्टॉप वाल्व तो बनाया था ना लास्ट टाइम, बॉयलर में वो लगता था ऊपर, हाँ जी यस सर। सर। तो जी उससे जी मिलती जी। जुलती डायग्राम है। तो
थोड़ा क्रॉस सेक्शनिंग से दिखाई हुई है, क्योंकि इसको आप मान रहे हो ना कि काट के देख रहे हैं हम। 3D मॉडल को जब हम मिड प्लेन से काट देते हैं ना, तो ऐसे सेक्शन लाइंस दिखानी होती है। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, देखने में तो आसान सा लग रहा है पर हो सकता है बनाने में आपको डिफिकल्टी ना फेस हो। तो मेनली इसमें आपको एक हैंड व्हील दिखाना है, एक ये लंबी सी जो होती है ना स्टिक सी, इसको वॉल स्टेम कहते हैं। और सबसे नीचे इस वॉल स्टेम के आप क्या लगा दोगे, निडल वॉल, और उसके नीचे एक वॉल सीट दिखा देना। निडल वॉल किस पे रेस्ट करता है, वॉल सीट के ऊपर। बाकी तो ये सारी बॉडी है जो उसकी साइड में दिखाई हुई है ना, कट सेक्शनल मॉडल है। इसका आपको 3D मॉडल दिखाता हूँ मैं, आई होप अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इससे। एक सेकंड। ये विजिबल है सबको? यस सर। इस टाइप का होता है। इसको अगर आप मान लो कि काट देते हैं मिड प्लेन से, तो ऐसा दिखेगा ये, ठीक है ना, जैसा आप देख रहे हो 3D व्यू में इस टाइप से दिखता है ये, सर्कुलर टाइप सा। इसको मिड प्लेन से आप काट लो, अज्यूम कर लो कि काट दिया हमने, तो ये इंटरनल चीज दिख रही है। अगर हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे, इससे क्लियर नहीं हो रहा ना क्या अंदर मैकेनिज्म है, तो इसलिए आपको ये वाला व्यू ही फॉलो करना होता है। सर ये तो स्टीम स्टॉप हाँ, हुआ मैं है। वही कर रहा हूँ, इस टाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेप दिखा रहा हूँ इसकी बॉडी की। इस टाइप से जी सर्कुलर जी सा होता है, इसको हम काट देते हैं ऊपर, इसके देखो वही हैंड व्हील लगा हुआ है, तो इस टाइप से ये होता है आपका। इसके बाद हम ऑटोमेटिक डिस्कस करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व। बीच में अगर ये प्रेजेंटेशन शेयरिंग चली जाए ना, तो कंफर्म कर देना, क्योंकि जैसे स्टूडेंट बीच में एंटर होते हैं तो ये कई बार स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पाती। ठीक है, ये बॉटलेट कूलर क्लियर है आपको? ये टाइप ऑफ इवेपोरेटर में भी आ जाता है, लिख सकते हो, या इसको अलग से भी आ जाता है, व्हाट इज बॉटलेट कूलर। उसके बाद एक टाइप ऑफ एक्सपेंशन वॉल में आपको आज दो टाइप के कवर कर रहे हैं, हैंड ऑपरेटेड कर चुके हो आप, अब आ रहे हैं हम ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल पे। डायग्राम विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो, एक ये हमारा जो मेन है ना, इसमें वॉल्व है, एक वॉल सीट है, दोनों के बीच में ओपनिंग दिख रही है आपको? जब ये ओपनिंग थोड़ा सा भी गैप मतलब ओपन होगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर में पास हो जाएगा। अगर वॉल सीट से बिल्कुल स्टिक हो जाएगा, तो ये ओपनिंग खत्म हो जाएगी, तो उस केस में हमारा रेफ्रिजरेंट आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि वॉल पे कौन कौन से प्रेशर है हमारे। ऊपर से कौन कौन सा प्रेशर दिख रहा है आपको? एक तो स्प्रिंग का प्रेशर स्क्रू, होता एक स्क्रू का आ रहा है। है, और एक एटमॉस्फेरिक होता है। स्प्रिंग प्लस एटमॉस्फेरिक तो अब मतलब वॉल के ऊपर से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और नीचे से क्या एक्ट करेगा? स्ट्रेनर। नीचे से हमारा इवेपोरेटर का प्रेशर एग्जिस्ट होता है, ठीक है। इन दोनों की बैलेंसिंग चलती रहती है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक कहते हैं। ऊपर से तो देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्प्रिंग प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक्टिंग एट टॉप ऑफ डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे क्या है, इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है। अब देखो, अगर इवेपोरेटर, तो इसकी आप थ्योरी में क्या लिखोगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ निडल वॉल सीट्स which forms the diaphragm. The spring is kept under compression. ऊपर से स्प्रिंग में कंप्रेशन फोर्स होती है, ठीक है ना। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व इज रेगुलेटेड बाय टू फोर्सेस। ये वॉल्व खुला होगा या बंद होगा, ये कौन सी फोर्सेस डिसाइड करती हैं? एक तो ऊपर से स्प्रिंग प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और नीचे से इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है। तो जब ये कम ज्यादा होता रहता है, तो ये वॉल कभी खुल जाता है और कभी बंद हो जाता है, इसलिए इसको ऑटोमेटिक कह रहे हैं हम, मैनुअली नहीं कंट्रोल कर रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेन लाइन मैंने अंडरलाइन कर दिया इसमें। व्हेन द प्रेशर इन द इवेपोरेटर फॉल्स डाउन, द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड ओपन द वाल्व एंड एडमिट्स मोर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन द इवेपोरेटर, ठीक है। अब मान लो कि इवेपोरेटर, हाँ, अभी एक मिनट मैकेनिज्म समझ लो, फिर ऊपर डायग्राम पे दोबारा आ जाते हैं। ये कह रहा है कि आपको पता है ना, एक्सपेंशन वॉल के बाद इवेपोरेटर होता है,
अगर इवेपोरेटर में प्रेशर फॉल हो गया ना तो ये डायफ्राम ऊपर चला जाएगा एंड ओपन द वॉल्व, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जा सकेगा। फिर कह रहा है कि जब सफिशिएंट जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेटर में चला गया और डिजायर्ड प्रेशर हो गया तो डायफ्राम वॉल्व हमारा अप होगा, और उसकी उसकी वजह से क्या होगा, वो वॉल्व क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको एक बार डायग्राम पे दोबारा ले जा रहा हूँ मैं। ये देखो नीचे से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा है, ये हमारा एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर, और ये आगे से कहाँ जा रहा है, ये इवेपोरेटर को जा रहा है। अब मान लो कि इवेपोरेटर में क्या हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना वॉल्व, ये नीचे की तरफ होगा, तो ये ओपनिंग खुल जाएगी, तो मोर लिक्विड रेफ्रिजरेंट विल गो इनटू द इवेपोरेटर। फिर कह रहा है जब इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर हाई हो जाएगा तो ये वॉल्व अप होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो ओपनिंग है बंद हो जाएगी। ठीक है। तो मेनली क्या हो रहा है, जो इवेपोरेटर के अंदर आपका प्रेशर है ना वो रेगुलेट कर रहा है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आपको याद रखना है ये, पहले तो ये याद रखो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो स्प्रिंग की फोर्स लग रही है, एक एटमॉस्फेरिक, और नीचे जो फोर्स लग रही है सॉल की वो है इवेपोरेटर साइड का प्रेशर रेगुलेट कर रहा है उसको। है ना। तो आपको ये इसमें लिखना है, स्प्रिंग प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एक एटमॉस्फेरिक कर रहा है। फिर लिखना है भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, इवेपोरेटर प्रेशर सॉरी, वो बिलो से एक्ट करता है डायफ्राम के। व्हेन द प्रेशर इन द इवेपोरेटर फॉल्स डाउन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स एंड ओपन द वॉल्व। ठीक है। जब वॉल्व ओपन हो जाएगा तो मोर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जाएगा। ठीक है। अब इवेपोरेटर में जब सफिशिएंट रेफ्रिजरेंट चला गया है तो क्या होगा, डिजायर्ड प्रेशर रीच हो जाएगा, तो वॉल्व अप होना शुरू हो जाएगा, तो उससे वो जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी। ठीक है ना। आप क्या चाहते हो कि मतलब जो इवेपोरेटर में है उसमें कांस्टेंट सप्लाई रहे ना रेफ्रिजरेंट की, ज्यादा कम भी ना हो जाए और ज्यादा भी ना हो जाए, तो उसमें जितना फ्लो चल रहा है उसकी वो जो बैक प्रेशर कह सकते हो वो कंट्रोल कर रहा है इसको ओपन करना और क्लोज करना। ठीक है ना। तो डायग्राम सिंपल सी है, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं दिखाने को। एक वॉल दिखाना है, एक वॉल सीट दिखाना है, ऊपर एक स्प्रिंग लगा देना है, एक एडजस्टिंग स्क्रू भी है, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है और आगे जा रहा है वो। ठीक है ना। इसको ओपन पोजीशन में ही दिखाना ताकि हमारा ठीक है हो जाएगा ये। तो ये दो टाइप के एक्सपेंशन वॉल्स मेनली आपको, एक तो ऑटोमेटिक वर्किंग और एक ये हैंड ऑपरेटेड। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कॉपी में बना लेना, इसको देखना अलग होता है और हाथ से बनाना अलग मैटर होता है।